माया एक ऐसा शब्द है जिसमें अगर कोई एक बार फंस जाए तब उससे बाहर आने की कोशिश में वो ना जाने कितनी ही चीजें गवा चुका होता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही गांव पर आधारित है जिस पर किसी जमाने में एक मायावी डायन का कब्जा हुआ करता था, तो बड़े हैरत अंगेज तरीके से अपना शिकार करती थी। अरे श्यामजीत, अब तुमको क्या ही बताए। कल रात वो डायन मेरे दरवाजे पर भी कटोरा लेकर पहुंची थी। हम चुपचाप बैठे रहे, दरवाजा नहीं खोले, वरना मरना तो निश्चित था। हाँ बबलू, तुम एकदम सही किए। वो अपनी माया से किसी को भी फंसाकर अपने कब्जे में कर सकती है। वैसे ही गांव के कई लोग उसके कैद में जा चुके हैं। अब मेरे बारे में तो तुम्हें पता ही है, तुम्हारी भाभी अनुपमा की डिलीवरी है, तो वो भी मायके गई है। ऐसे में तो और सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ यार, अच्छा ही है। वैसे भी इस माहौल में गर्भवती औरत का इस गांव में होना ठीक नहीं। अब क्या ही बताए, ये गांव तो अब गांव कम शमशान ज्यादा लगता है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, वैसे मैं तो काफी समय से शहर में था, तो मुझे इसके बारे में अब तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। ऐसा क्या खास है इस डायन में जो लोग इससे इतना खौफ खाते हैं? अच्छा, तो तुमको अब तक वो कहानी नहीं पता? गांव का बच्चा बच्चा उस मायावी डायन के बारे में जानता है। बताओ यार, क्या कहानी है? अब अगर तुम इस कहानी से अनजान हो तो अनजान ही बने रहो। जानकार बनना ज्यादा खतरनाक है। ये पहेलियों में मुझसे बात मत करो, साफ साफ बताओ क्या कहानी है। देखो, शाम ढलने की कगार पर है। घर पहुंचकर इत्मीनान से बताऊंगा। अभी बताना सही नहीं है। कैसे डरपोक इंसान हो यार, अभी रास्ता भी लंबा है, बात करने को कुछ है ही नहीं। इसी सहारे रास्ता भी कट जाएगा जल्दी से। चलो बताओ अब। श्यामजीत के लगातार जिद करने पर बबलू मान जाता है और भगवान का नाम जपते हुए उस खौफनाक दास्तां पर से पर्दा उठाने की कोशिश करता है जिससे पूरा गांव डरता था। देखो, अब तुम्हारे जिद करने पर मैं बताने को तैयार तो हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर रास्ते में किसी भी समय कोई भी चहल पहल महसूस हो तो भूल कर भी पीछे नहीं पलटना और ना ही किसी भी आवाज का पीछा करना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हमेशा से तुम्हारी आदत रही है। हाँ मेरे बाप, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, तुम बोलना शुरू करो। सालों पहले गांव में दूर से एक औरत आकर बस गई थी। उसकी एक कुटिया थी। दिन में वो एक आम बुढ़िया जैसी ही थी, लेकिन रात ढलते न जाने कौन सा चमत्कार हो जाता कि वो बदसूरत सी दिखने वाली बुढ़िया एक खूबसूरत अप्सरा में बदल जाती और पूरे गांव में लालटेन लिए भटकती। उसका असली मकसद होता था भटकते हुए नौजवानों को उनके घर तक पहुंचाना या किसी राहगीर का हमसफर बनना, लेकिन ये बस उसकी माया थी। असल में उसको किसी के प्रति कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो इसी बहाने नजर रखती थी और भटकते हुए इंसान को अपनी कुटिया के पास ले आती और गाड़ देती। बहुत खूब, लेकिन एक बात बताओ, वो कोई गांव की भी महिला तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि वो वही डायन हो। ये बात भी एकदम ठीक बोली तुमने, लेकिन इसकी भी अपनी पहचान है। वो औरत कभी भी तुम्हारी आंखों में नहीं देखेगी, वो बस अपनी माया रचेगी और अगर शुरुआत की आधी मिनट में तुम उसके जाल में फंस गए
तब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। बबलू श्यामजीत को उस खौफनाक कहानी के बारे में बताता है और साथ ही साथ अब वो जंगल के किनारे पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी उनकी पीठ पीछे से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाजें आती हैं। मुझे लगता है उस मायावी डायन ने हमें देख लिया है। जल्दी भागो अब यहाँ से। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बबलू? कोई बच्चा जंगल में खो गया है और अपने माता पिता के लिए रो रहा है, और तुम यहाँ से कायरों की तरह भागने की बातें कर रहे हो। किसी ने सही ही कहा है, जब नसीब में जिंदगी का अंत होता है तब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और यही अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। अगर अभी नहीं भागे तो मेरे दोस्त, अब मुलाकात तुम्हारी कब्र पर ही होगी। इतना कहकर बबलू पूरी ताकत से वहां से भागता है, लेकिन श्यामजीत अभी भी अपने मन की दुविधा में फंसकर खड़ा का खड़ा रह जाता है और फिर धीरे से पीछे पलटता है। श्यामजीत अब जो देखता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जमीन पर उसी की गर्भवती पत्नी अनुपमा पड़ी होती है, जो दर्द से छटपटा रही थी। अनुपमा, तुम तो मायके गई थी, यहाँ क्या कर रही हो? श्यामजीत सोचता है शायद मायके से घर लौटते वक्त उसने इसी जंगल का रास्ता चुना। वो तो शुक्र है श्यामजीत भी यहीं था। तभी एक गहरे कोहरे से भरी रात छाने लगती है। श्यामजीत अनुपमा की आंखों में बार बार देखकर उससे हिम्मत रखने को कह रहा था, पर वही हुआ जिसका डर था। अनुपमा बार बार श्यामजीत की तरफ देखने से बच रही थी, ठीक वैसे जैसे बबलू ने उस मायावी डायन की कहानी में बताया था। तभी श्यामजीत उस बच्चे के रोने की आवाज पर गौर करता है। अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि अगर बच्चा पेट में है तो उसके रोने की आवाज कैसे सुनाई पड़ रही है। इतना सोचने के साथ ही उसके ठीक अपने सामने एक कुटिया नजर आती है। अब तक श्यामजीत को सब समझ आ चुका था कि ये अब उसके साथ क्या हो रहा है। ये महज एक माया है जिसमें वो फंसकर रह गया है और जिंदगी के आखिरी समय में पहुंच गया है। श्यामजीत तुरंत वहां से भागने के लिए उठता है कि तभी अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बुढ़िया भूतनी यानी मायावी डायन में बदल जाती है, जिसके इर्द गिर्द जादू की छवि प्रकट होने लगती है। अचानक श्यामजीत जमीन के अंदर धंसने लगता है और तेज खींचता हुआ जमीन में जिंदा दफन हो जाता है। बबलू ने सबसे बड़ी भूल ये कर दी थी कि उसने समय और जगह नहीं देखी। उसने ये कहानी तभी सुनाई जब वो उस मायावी डायन के कुटिया के करीब से गुजर रहे थे। आज भी उस गांव का जंगल उसी मायावी डायन के दहशत से कांपता है, क्योंकि इंसान एक बार मौत से बच जाए, लेकिन माया से बचना इंसान की फितरत में नहीं। हजारों साल पहले राजा विक्रम के पास एक चमत्कारिक बोतल थी। उसके अंदर एक जादुई औरत थी, जिसके जादू का इस्तेमाल राजा अपने दुश्मनों को मारने के लिए करता था। एक दिन राजा विक्रम के कहने पर उस औरत ने दरबार के एक पंडित को वो बेगुनाह होते हुए भी जहर दे दिया। पंडित ने मरते वक्त उस औरत को श्राप दिया, ए जादुई औरत, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब से जो भी व्यक्ति तुम्हें बोतल के बाहर बुलाएगा वो खुद तुम्हारा शिकार हो जाएगा, और अब से तुम जादुई औरत नहीं, शैतानी चुड़ैल बन के बाहर आओगी, बोतल की चुड़ैल। इस घटना के बाद
राजा विक्रम ने उस बोतल को तहखाने में छिपा दिया। दिन बीतते चले गए। राजा बहुत नाखुश रहता, क्योंकि पंडित के श्राप देने के बाद उसने जादुई औरत को बाहर बुलाना बंद कर दिया था। एक रात जब राजा अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी उसके भाई अकरम ने उसके महल पे आक्रमण किया। घमासान युद्ध हुआ और राजा विक्रम हारने लगा। अब उससे रहा नहीं गया और वो बोतल ढूंढने के लिए तहखाने की ओर भागा। बोतल तहखाने में एकदम अंदर छिपाई थी। राजा ने उस बोतल को लिया और खोलने ही जा रहा था कि एकदम से रुक गया। उसे पंडित का श्राप याद आया और वो डर गया, पर थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके वो बोतल खोलने का तय किया। उसने एक हाथ में बोतल पकड़ी और दूसरे हाथ से बोतल के मुंह पर मारने लगा। कुछ ही देर बाद बोतल में हलचल शुरू हुई। राजा को लगा कि अब जादुई औरत फिर से बाहर आ जाएगी, पर अचानक बोतल का रंग बदल गया और देखते ही देखते बोतल से धुआं निकलने लगा। राजा विक्रम ने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अरे, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले नहीं होता था। लगता है ये उस पंडित के श्राप का ही असर है। मतलब अब इस बोतल से चुड़ैल निकलेगी। राजा विक्रम डर गया और उसने वो बोतल वहीं फेंक दी, पर धुआं फिर भी निकल रहा था। राजा दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा अचानक से बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर धुएं की ओर देखा। धुएं में एक चुड़ैल की परछाई दिखने लगी और उसके जोरों से हंसने की आवाज तहखाने में घूमने लगी। राजा विक्रम उस आवाज से और भी डर गया। अब धीरे धीरे धुआं कम हुआ और वहां एक खतरनाक चुड़ैल दिखने लगी। कैसे हो महाराज? बहुत दिनों बाद याद किया मुझे। आज मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि किसे सजा देनी है, क्योंकि मैं जानती हूं आज मेरा शिकार आप खुद हो। आप खुद मेरे पास आएंगे या मैं वहां आऊं? खबरदार, जो तुम मेरे पास भी आई तो मैं तुम्हारा महाराज हूं। तुम मुझे नहीं मार सकती। आप उस बोतल की औरत के महाराज थे। मैं बोतल की चुड़ैल हूं और मेरा कोई महाराज नहीं है। जो भी मुझे बाहर निकालेगा वो मारा जाएगा। इतना कहकर वो चुड़ैल हंसने लगी। मैं कहता हूं वापस बोतल में चली जाओ। हाँ, चली जाऊंगी, लेकिन आपको साथ लेकर ही जाऊंगी। चुड़ैल एकदम से राजा के पास गई और अपने हाथों से उसे जकड़ लिया। राजा ने निकलने की बहुत कोशिश की, पर वो निकल नहीं पाया। चुड़ैल फिर से धुआं बन गई और राजा को लेकर उस बोतल में चली गई। बोतल पहले जैसी होकर वही तहखाने में पड़ी रही। बाहर दरबार में अकरम को नया राजा घोषित कर दिया गया। राजा विक्रम ये राज्य छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि अगर वो नहीं भागते तो निश्चित ही मेरे हाथों से मारे जाते। प्रधान जी। राज्य का प्रधान आगे आता है। अब मैं उस नायाब बोतल को देखना चाहूंगा, जिसकी मदद से विक्रम ने इतनी लड़ाइयां जीती है। मैं भी उस जादुई औरत का करिश्मा देखना चाहूंगा। महाराज, उस बोतल को श्राप दिया है। जो कोई उसे खोलेगा वो उस चुड़ैल के हाथों ही मारा जाएगा। ये जरूर झूठ बोल रहा है।
ये नहीं चाहता कि मैं उस बोतल को देखूं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जाओ और बोतल लेकर आओ। प्रधान ने 2 सैनिकों को इशारा किया और वो तुरंत जाकर तहखाने से बोतल ले आए। सैनिक ने प्रधान के हाथ में बोतल दी और प्रधान ने राजा अकरम को। अकरम ने बोतल ध्यान से देखी और फिर से प्रधान को देते हुए कहा, बाहर निकालो उसे। प्रधान डर गया और डरते हुए कहा, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मैं नहीं जानता। राजा विक्रम ने हमें कभी नहीं बताया। मैं सब जानता हूं। ये सब तुम लोगों की साजिश है ताकि मुझे जादुई औरत ना मिले, लेकिन मैं इसे लेकर रहूंगा। राजा अकरम गुस्से में उठा और वो बोतल जमीन पर जोर से फेंक दी। दरबार के सभी लोग डरने लगे। बोतल जमीन पर गिरने के कारण वो टूटने लगी और एकदम से फट गई। फटने के कारण उसमें से धुआं निकलने लगा। उसे देख अकरम भी थोड़ा डरने लगा। पूरे दरबार में धुआं फैल गया और चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगी। धुएं के हटते ही जमीन पर राजा विक्रम की लाश दिखाई दी और उसके ऊपर पैर रखकर एक चुड़ैल खड़ी थी। उस चुड़ैल को देखकर दरबार के सभी लोग डर गए और महल के बाहर भागने लगे। एक और शिकार। चुड़ैल ने राजा अकरम को उठा लिया और उसकी तलवार को लेकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चुड़ैल ने तलवार में राजा अकरम का सिर फंसाया और सिंहासन पर रख दिया। चुड़ैल अड़कर बाहर आई और अपने मुंह से आग बरसाकर पूरे महल को आग लगा दी। महल जलकर खाक होने लगा। चुड़ैल खुले आसमान में उड़ने लगी। चुड़ैल की बोतल टूटने की वजह से वो अब आजाद हो चुकी थी और अब जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे मारने लगी थी। अरे यार साहिल, मैं परसों अपने नेटिव प्लेस जा रहा हूँ और परसों ही तेरा बर्थडे है। तू कहना क्या चाहता है? यही कि तू मुझे कल ही पार्टी दे दे। ठीक है, तो मेरा बर्थडे गिफ्ट भी तू कल ही दे दे। अरे पहले पार्टी तो दे, गिफ्ट भी मिल जाएगा तुझे। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुझसे क्या गिफ्ट लूंगा। पर हाँ, पार्टी मैं जरूर दूंगा, लेकिन कल नहीं, आज। तो फिर मैं कैब बुक कर लेती हूँ। चलते हैं हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट तंदूरी जायका वायका में। बस 2 मिनट में कैब आ रही है। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों ने तो प्यार कर लिया, पर अब शादी कब कर रहे हो बोलो? बस एक बार हम दोनों के घर वाले मान जाएं, फिर शादी वादी धूमधाम से होगी। क्यों ऋचा? राइट। लेकिन यार मेरे मन में ना एक कंफ्यूजन है जिसे तुम दोनों ही दूर कर सकते हो। यही कि जब तुम दोनों के बच्चे होंगे तो वो मुझे चाचा कहेंगे या मामा। यार ये तो सचमुच बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है, क्योंकि तू तो हम दोनों का बेस्ट फ्रेंड है। साहब, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं। ओके, कर दो। साहब, बेबी होने के बाद उसे महीने में 15 दिन चाचा बोलने के लिए कहिए।
और बाकी 15 दिन मामा बोलने के लिए। भाई वाह, बहुत अच्छा आइडिया दिया है तूने। अब गाड़ी पर भी ध्यान दे दे भाई। बात करने के चक्कर में कहीं ठोक मत देना। जी सर। अरे नहीं, ये तो मर गया। मेरा गला सूख रहा है। अरे वो देखो, उधर एक घर है, वहां चलते हैं हम। माँ, पानी मिलेगा क्या? क्या अभी तुम्हारा ही एक्सीडेंट हुआ था बच्चों? जी माँ जी, ठीक है, रुको, मैं पानी लाती हूँ। ये लो बच्चों। थैंक यू माँ जी। बच्चों, जिस एक्सीडेंट में तुम तीनों बच गए हो, उसमें तुम तीनों की मौत लिखी थी। वो फिर आएगा, तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कौन नहीं छोड़ेगा? वही जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, काल। माँ जी, आपको तो कुछ दिखता नहीं है, फिर आपने कैसे कहा कि कोई हमारे पीछे खड़ा है? जो किसी को नहीं दिखता, वो मुझे दिखता है। बस सावधान रहना। बड़ी अजीब लेडी है यार ये, डरा कर चली गई। ए सुन, तू पुलिस को फोन कर। हेलो पुलिस। हाँ विनय बोल। कैसा यार तू? क्या बताऊं यार, 7 दिन हो गए एक्सीडेंट को, लेकिन पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मेरा भी यही हाल है यार। रिचा कैसी है? ठीक है। अच्छा सुन, तुझे क्या लगता है वो अंधी माँ जी सच कह रही थी क्या? तू भी ना यार, आज के जमाने में भी ऐसी बातों पर विश्वास करता है तू? उस बुढ़िया की बात दिमाग से निकाल और चिल कर। हमारी उम्र बहुत लंबी है। अच्छा चल, मैं बाद में बात करता हूँ। बाय। रिचा, तुम कहाँ हो? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रिचा, साहिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। What? Oh my God! कब? कैसे? वो अपने गार्डन में था और अचानक गार्डनिंग फोक उसकी चेस्ट में घुस गया और वो वहीं पर। Oh God! रिचा, हम भी नहीं बचेंगे। हम दोनों भी मर जाएंगे। उस बूढ़ी माँ जी की बात सच होती हुई लग रही है मुझे। हम भी मरने वाले हैं। विनय डोंट क्राई, रो मत, कुछ नहीं होगा हमें। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। साहिल ने भी ऐसे ही कहा था, पर वो मर गया ना। विनय, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा हमें।
रिचा, रिचा क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? रिचा, रिचा मैं आ रहा हूँ, अभी के अभी आ रहा हूँ। काल से आज तक कोई नहीं बच पाया और ना ही कोई बचेगा। मनोज, जल्दी से त्रिशूल ले, मार दे उसे। रघु ने जोर से चिल्लाकर मनोज से कहा। ये शब्द मनोज के कान पर पड़े और मनोज ने जमीन पर पड़े त्रिशूल को उठाया और सामने खड़े दैत्य के पेट में उतार दिया। त्रिशूल पेट में जाते ही उस दैत्य की चीख ने खजाने के गुफा को भर दिया। खजाने की खोज में आए मनोज और रघु को खजाना तो मिला, लेकिन उसकी रक्षा कर रहे दैत्य के साथ मनोज और रघु की लड़ाई हुई। दैत्य के ही हाथ से फिसले त्रिशूल को मनोज ने रघु के कहने पर जमीन से उठाया और उससे दैत्य को खत्म कर दिया। दैत्य की लाश गुफा के बाहर पड़ी हुई थी। मनोज और रघु गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था। रघु ने मशाल जलाई और उसके उजाले में दोनों आगे बढ़े। आगे बढ़ते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने हीरे, मोती और सोने से खचाखच भरे कई 100 बक्से थे। उनकी चमक से मनोज और रघु की आंखों में सोने का रंग उतर आया। मनोज ने अपने आप को संभाला और 4 कदम आगे जाने के बाद उसने चमक रहे बड़े से हीरे को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और एक काले नाग ने फिस से फन निकालकर मनोज को डस लिया। मनोज अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसने आंखें खोली तो उसके सामने रघु सुबह की चाय लेकर खड़ा था। रघु ने उसके पास बैठते हुए हंसी के साथ कहा, क्यों भाई, आज फिर से वही सपना? मनोज ने हाँ में सिर हिलाया। रघु ने कहा, हर 7-8 दिन में एक ही सपना देखता है, लेकिन असल जिंदगी में खजाना कब दिलवाएगा? मनोज ने रघु के हाथ से चाय लेते हुए कहा, सपना तो हमेशा ही आता है, पता नहीं क्या मन में है ऊपर वाले के। ऊपर वाले के मन का तो पता नहीं, पर अगर हम समय से काम पर नहीं गए तो हमसे ऊपर जो बैठा है हमारा बॉस हमें नौकरी से निकाल देगा। इसलिए चल जल्दी से। मनोज ने जल्दी जल्दी चाय पीना शुरू किया। मनोज और रघु दोनों अलग अलग गांव से इस शहर में आए थे। दोनों ने MSW से डिग्री लेकर गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट बेसिस पर जॉब कर रहे थे। उनका काम था वृद्धाश्रम में सरकारी अनाज का जमा खर्च रखना, लेकिन उनका काम में मन नहीं लगता था। दोनों जल्दी जल्दी अमीर बनना चाहते थे। इसी वजह से वो वृद्धाश्रम में आने वाले अनाज को चोरी छिपे छोटे मोटे व्यापारियों को बेचा करते थे। मनोज को खजाना मिलने का सपना हमेशा आता था, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आती जिससे उसे सपने में खजाना नहीं मिल पाता। पर उसके मन में खजाने को पाने की ललक हमेशा से थी। इसमें रघु भी उसका साथ देता था। दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे साथी थे। मिली भगत करके दोनों सरकारी अनाज की चोरियां करते थे। आज दोनों अनाज की रसीद लेने के लिए वृद्धाश्रम पहुंचे। उन्हें देखकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे और धूप सेक रहे बंसी काका ने उन्हें आवाज लगाई, अरे ओ राम और श्याम, कहाँ जा रहे हो? अरे इधर तो आओ। दोनों काका के पास आए और उनके करीब बैठते हुए मनोज ने कहा, क्या चाचा जी, हरिद्वार जाने की उम्र में दुनिया की खबरें जुटा रहे हो? बताओ क्या है आज की ताजा खबर? भाई
नामचीन डाकू मंगल सिंह और उसके गिरोह का भानगढ़ में रहस्यमयी तरीके से खून हुआ है। रहस्यमयी तरीके से? ऐसा कुछ नहीं होगा। पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया होगा। बदनामी से बचने के लिए कह दिया होगा कि रहस्यमयी तरीके से मरे हैं। अरे ढप और शंख, जिस पर 50 लाख का इनाम हो उसे तो पुलिस मारने के बाद सीना तान कर कहेगी कि इसे तो हमने ही मारा है कि नहीं? उन्हें मारा होगा उसी ने। किसने काका? भानगढ़ के रक्षक ने। कई 100 सालों पहले की बात है। उस जमाने में राजा मान सिंह भानगढ़ के राजा हुआ करते थे। उनके पास हिंदुस्तान के करीब करीब उस समय के 50% सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, इन सब का खजाना हुआ करता था। राजा मान सिंह बहुत बहादुर थे और उन्होंने हर लड़ाई जीतकर ये खजाना जमा किया हुआ था। इतना खजाना होने से काफी दुश्मन राज्यों की नजर उस खजाने पर थी, पर उसे कोई भी लूट नहीं पाया, ना ही उसे चोरी कर पाया। एक बार साधु उनके यहाँ आया था। उस रात आसमान साफ था। चांद भी अपने पूरे आकार में चमकते हुए अपने होने का प्रमाण दे रहा था। साधु अपने कक्ष में सो रहे थे। अचानक ही उनकी आंखें खुली और वो उठकर उनके कक्ष के बाहर चले गए। रात के समय का तीसरा पहर था, इसीलिए किले में घनघोर शांति बनी हुई थी। साधु ने महल के बाहर प्रांगण में बने खंबे के पीछे छुपकर झांकते हुए देखा कि एक पहरेदार सैनिक गहरी नींद में है। उसके पीछे से हल्के कदमों से साधु महल के अंदर दाईं तरफ मुड़ा। खजाने के कक्ष के बाहर आकर उसने पहरा दे रहे सैनिक के पीछे से आकर उसके मुंह को दबाते हुए उसे अंधेरे में खींचा। उसे खत्म करने के बाद और एक सैनिक से साधु का मुकाबला हुआ तो उसे भी साधु ने मार दिया। अब साधु खजाने के कक्ष में था। उसके सामने बहुत सारा सोना, हीरे, जवाहरात थे। उसकी रोशनी से साधु की आंखें चकाचौंध हो रही थी। अभी साधु ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि पीछे से कुछ गुरगुराने की आवाज आई। साधु ने पलटकर देखा तो उसकी रूह डर के मारे कांप उठी। बड़े दांत वाला, लंबे नाखूनों वाला और शैतानी शक्ल सूरत वाला एक लंबा सा शैतान उसके सामने खड़ा था। साधु कुछ कर पाए उसके पहले ही उस शैतान ने साधु के गले पर अपने लंबे नाखूनों से वार किया। सर से खून के छींटे साधु के गले से निकले और साधु जमीन पर जा गिरा। तड़पते हुए उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महल के प्रांगण में साधु का शव पड़ा था। अगल बगल कुछ सैनिक, मंत्री और राजा मान सिंह खड़े थे। महामंत्री ने राजा से कहा, खुद को सिद्ध पुरुष कहलाने वाला ये एक ढोंगी पाखंडी साधु था जो कि किले में चोरी करने आया था। हमारा खजाना या उस कक्ष की कोई चीज हमारे और हमारे परिवार के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति छू तक नहीं सकता। जो भी ऐसा करेगा उसका यही हश्र होगा। घनघोर जंगल की खामोशी में कुछ कदमों की हलचल महसूस हुई। तभी घास खाते हुए एक हिरन ने अपने कान खड़े किए, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से चरना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर एक बाण उसे अपना निशाना बनाने के लिए तैयार था। ये निशाना ताने हुए धीरे धीरे राजकुमारी विद्या हिरन के करीब जा रही थी। अब हिरन राजकुमारी के बिल्कुल सही निशाने पर था। तभी उसे पीछे से कुछ गुरगुराने की आवाज आई। राजकुमारी ने पीछे मुड़कर देखा तो
तो सामने एक तेंदुआ राजकुमारी पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार था। अगले ही पल वो राजकुमारी की तरफ कूद पड़ा। राजकुमारी की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन तभी एक सपाक से आए एक बाण ने तेंदुए के गर्दन को भेदा। तेंदुए ने जमीन पर गिरते ही दम तोड़ा। महामंत्री के बेटे धनानंद का वो बाण था जिसने तेंदुए की जान ली। धनुष्य अपने कंधे पर रखकर धनानंद ने विद्या के पास आकर कहा, आज हम सही समय पर आए, नहीं तो इस तेंदुए ने तो आपको हमसे छीन ही लिया था। आपके रहते हमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपके पिता के राज्य में हमारा प्रेम ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा। ये राजपाट से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका प्यार है हमारे लिए। इसीलिए तो कह रहे हैं कि खजाने के कक्ष में जो कांच का बक्सा बना हुआ है उसे जल्द से जल्द हमें दे दो। उस बक्से में नक्शा है जो हमें इस राज्य से गुप्त तरीके से निकलने का रास्ता बता सकता है। उसे जल्द से जल्द हासिल करें और फिर हमें हमारी अपनी जिंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। पर उस नक्शे के बिना हम यहाँ से निकल नहीं सकते, और अगर हम वैसे ही तुम्हारे किले से भागे तो कुछ ही समय के अंदर हम पकड़े जाएंगे। तुम चिंता मत करो, आज रात को तुम्हारे हाथ में वो नक्शा होगा। रात के दूसरे पहर जब आधे से ज्यादा किला नींद की आगोश में था, वहीं धनानंद के कमरे के दिए अब तक जल रहे थे। तभी आवाज में महामंत्री अपने बेटे धनानंद से कह रहे थे, कुछ भी करके हमें वो नक्शा चाहिए। उसके जरिए ही हम राजा विश्वनाथ की मदद कर सकते हैं। एक बार दुश्मन राज्य की सेना यहाँ तक गुप्त रास्ते से आ गई, फिर तो राजा मानसिंह को परास्त होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। तभी धनानंद की नजर उनकी बातों को सुन रहे एक साये की तरफ गई। धनानंद उस साये की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उस साये ने धनानंद को अपने ओर आते देखा, वो साया वहां से भाग गया। लगता है उसने हमारी बातें सुन ली, खत्म कर दो उसे। धनानंद उस साये के पीछे अपनी नंगी तलवार लेकर कक्ष के बाहर गया। एक मशाल के उजाले के नीचे से उस साये को भागते धनानंद ने देखा तो वो चौंक गया। वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी विद्या थी, जो कि खजाने के कक्ष से कांच का बक्सा लेकर धनानंद के साथ भाग जाने के उद्देश्य से धनानंद के कक्ष में आई थी। महामंत्री की बातें सुनकर उसके होश उड़ गए और वो वहां से भागी। राजकुमारी विद्या एक अंधियारे किले के गलियारे में पहुंची। धनानंद भी उसके पीछे भागता चला गया। भागते भागते अंधेरे से सने एक गुप्त दरवाजे के अंदर राजकुमारी ने प्रवेश किया। वो एक कक्ष में आई, उसके पीछे पीछे धनानंद भी वहां पहुंचा। थोड़ा हाफते हुए धनानंद की नजर राजकुमारी के हाथ के बक्से की तरफ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई। चलो वो बक्सा दे दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। राजकुमारी ने नामे गर्दन हिलाई। धनानंद राजकुमारी की तरफ बढ़ा और उसने राजकुमारी पर तलवार चलाने ही चाही कि धनानंद की दिल दहला देने वाली चीख निकली। उसने अपने पेट की तरफ देखा तो उसकी लगभग सारी हथेलियां बाहर आ चुकी थी। वो धम्म से जमीन पर जा गिरा। भानगढ़ के रक्षक ने धनानंद के पीठ में अपने धारदार नाखून घुसाए थे। राजकुमारी गुप्त दरवाजे से भागते भागते जिस कक्ष में आई थी, वो कक्ष खजाने का कक्ष था, जिसकी रक्षा कर रहा था भानगढ़ का रक्षक। राजा मानसिंह और उसके वंशज के बिना कोई भी दूसरा उस कमरे में नहीं आ सकता था। भानगढ़ के रक्षक का खौफनाक रूप और सामने मरे पड़े धनानंद को देखकर राजकुमारी विद्या बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। ये कहानी सुनकर मनोज और रघु दोनों सन्न रह गए। उस खजाने के कक्ष में आज भी कोई नहीं जा सकता, बशर्ते वो राजा मानसिंह का वंश ना हो। तो चलो भाई, बड़ी बातें कर ली, मैं जरा अब आराम करने जाता हूँ।
ऐसा कहकर बंसी काका वहां से चले गए। कुछ सोचते हुए मनोज ने रघु से कहा, कुछ समझा? राजा का वंश अभी भी उस खजाने के कक्ष में जा सकता है। अगर हम उसके वंश को ढूंढते हैं तो सोच, खजाने के मालिक सिर्फ हम ही रहेंगे। दुनिया के पहले 10 अमीर लोगों में अपनी गिनती होगी। पर उसके वंशज होंगे कहाँ? हाँ, जो खजाने का सपना आता है ना, हमेशा इसीलिए आता था। गुरु, अब हमें अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस हमें अब ढूंढना राजा मानसिंह के वंश को है। एक बाबा अपनी गुफा में ध्यान कर रहा था। रात का समय होने के कारण उसका यज्ञ और भी भड़कता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आंखें बंद करके उसका मंत्र उच्चारण चल रहा था। तभी अचानक उसे एक बिल्ली की आवाज सुनाई दी और उसका ध्यान भंग हो गया। उसने गुस्से से आंखें खोली और यहां वहां बिल्ली को ढूंढने लगा। एक काली बिल्ली गुफा के एक कोने से बाहर आई। उसे देखकर बाबा गुस्से से कहने लगा, दुष्ट बिल्ली, तूने मेरा ध्यान भंग किया है। इस बुरे साहस का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। बाबा से डरकर वो काली बिल्ली पूरी गुफा में भागने लगी। बाबा भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। पर भागते भागते बाबा थक गया और गुस्से से लाल होने लगा। उसने बिल्ली की तरफ हाथ बढ़ाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। बाबा के हाथ से एक तेज रोशनी निकली और वो रोशनी बिल्ली पर जाकर गिरी। बिल्ली अब भी भाग रही थी और रोशनी के झटके के कारण वो गलती से यज्ञ में जा गिरी। नहीं! बाबा डर गया और भागता हुआ यज्ञ के पास आया। वो बिल्ली को निकालने की कोशिश करने लगा, पर वो आधी से ज्यादा जल चुकी थी। बिल्ली अब आग में जल रही थी। तब आग का रंग धीरे धीरे काला हो रहा था। बाबा उस आग को देखकर बहुत ज्यादा डर गया और उस आग को बुझाने के बारे में सोचने लगा। इस आग को कैसे भी करके बुझाना होगा। इस पर पानी डालना होगा, तभी ये शांत हो सकती है, वरना बरसों पुराना राज फिर से बाहर आ जाएगा। बाबा पानी ढूंढने के लिए गुफा के अंदर गया और थोड़ी देर बाद एक बाल्टी में पानी लेकर वापस आया। उसने वापस आकर यज्ञ की तरफ देखा तो डर के मारे उसके हाथ से पानी की बाल्टी नीचे गिर गई। उस काली आग से एक चुड़ैल बाहर निकल रही थी, जो दिखने में खूनी और खूंखार थी। बाबा ने जल्दी में डरते हुए वो बाल्टी उठाई और बचा कुचा पानी उस चुड़ैल और यज्ञ पर डाल दिया। वो काली आग तो उस पानी से बुझ गई, पर चुड़ैल पर पानी का कुछ असर नहीं हुआ। अब आग और पानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चुड़ैल यज्ञ से बाहर आई और बाबा को पकड़ लिया। कुछ साल पहले तूने ही मुझे इस अग्नि में बंद कर दिया था। अब तेरी ही गलती से मैं फिर से बाहर आई हूँ। चुड़ैल ने उस बाबा की गर्दन से खून पीना शुरू किया। बाबा जिंदगी के लिए तड़प रहा था। कुछ देर बाद बाबा की मौत हो गई और चुड़ैल ने उसके शरीर को यज्ञ में फेंक दिया।
बाबा का शरीर यज्ञ में गिरते ही काली आग फिर से धधक उठी। अब उनकी बारी है, जिन्होंने मुझे मारने में तुम्हारी मदद की थी। अमित और कमला, मैं आ रही हूँ। अमित और कमला को एक बेटी हुई थी, जिसका नाम उन्होंने आरू रखा था। आरू अब स्कूल में जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो स्कूल से वापस आ रही थी, तभी उसे उसकी इंग्लिश की टीचर ने पीछे से आवाज दी। आरू, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? यस मैडम, क्या बात है? मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। क्यों मैडम, मैंने कोई गलती की है? आप मेरी शिकायत करना चाहती है? अरे नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं किया है। मुझे उनसे पुराना काम है। हाँ, फिर ठीक है, आइए। टीचर आरू के पीछे पीछे उसके घर तक आई। मैडम, यही मेरा घर है। अच्छा, तो यहाँ रहते हैं दोनों। अंदर चलिए ना मैडम, माँ और पापा अंदर ही है। नहीं बेटा, आज नहीं, रात हो गई है ना, मैं उनसे कल मिलती हूँ। इतना कहकर टीचर वहां से चली गई और आरू भी घर के अंदर आ गई। घर में कमला और अमित बैठे हुए थे। आरू अंदर आई और कहने लगी, माँ, कल मेरी इंग्लिश की टीचर तुम दोनों से मिलने आने वाली है। अरे क्यों? अब क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया पापा, उन्हें आपसे कुछ पुराना काम है। अमित और कमला दोनों सोच में पड़ गए कि ये कौन है जिसे उनसे काम था, और वो भी पुराना। दूसरे दिन आरू अपने हमेशा के वक्त पर स्कूल चली गई। शाम के समय जब घर में अमित और कमला दोनों थे, तब किसी ने दरवाजा खटखटाया। अमित ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर वो टीचर खड़ी थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आइए ना, आरू ने बताया था कि आप आने वाली हैं। कमला, मैडम के लिए चाय ले आओ। टीचर और अमित बैठ गए और कमला चाय लेकर बाहर आई। आपको हमसे कौन सा पुराना काम था? कमला के इतना कहते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आने लगी। चुड़ैल को देखकर दोनों बुरी तरह से डर गए। कुछ याद आया अमित? मैं वही खून पीने वाली रूपा हूँ, और ये मेरा नया रूप है। मुझे जलाने में तुमने उस बाबा की मदद की थी ना? उस बाबा को तो कब का मार दिया मैंने। अब तुम दोनों की बारी है। चुड़ैल ने दोनों को उठाया। पहले वो अमित का गला चीरकर उसका खून पीने लगी। कमला वो सब देख कर जोर जोर से चीख रही थी। अमित को मारने के बाद उस चुड़ैल ने कमला के गले में अपने दांत गड़ाए और उसका खून पीने लगी। कमला को भी मारने के बाद उसने दोनों के शरीर नीचे फेंक दिए। उसका पूरा मुंह खून से लाल हो चुका था और वो जोर जोर से हंसने लगी, जैसे उसकी बरसों की खून की प्यास बुझ गई हो। अमित ऑटो चलाता था। एक दिन बहुत काम होने की वजह से रात के 12 बज गए थे। अमित घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में अमित को एक सुंदर लड़की दिखाई दी। रुको, रुको भैया, रुको। अरे मैडम, आप इतनी रात को इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हैं? भैया, मैं इस जगह किसी को जानती नहीं हूँ, यहाँ पर नहीं आई हूँ। कहाँ जाना है आपको? वो उसे एक पर्ची देते हुए कहती है, मुझे इस पते पर जाना है। ठीक है मैडम,
अमित अपना ऑटो चला ही रहा था कि उसका ध्यान शीशे पर पड़ता है। शीशे में रूपा का असली चेहरा दिख रहा था। रूपा एक चुड़ैल थी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई है? ये लड़की तो एक चुड़ैल है। भगवान मेरी रक्षा करे, मुझे बचा ले। भैया बस ऑटो रोक दीजिए, मुझे यही जाना है। हे भगवान रक्षा कर, भगवान रक्षा कर। कितने पैसे हुए? अमित बिना पैसे लिए डर के मारे ऑटो को पूरी तेजी से अपने घर चला जाता है। बिना खाए पिए अमित सो जाता है। सुबह जब उठता है, रात को क्या हुआ था जी? भूत देख लिए थे का? तुम्हें कैसे पता? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। आप सीधे आए और कुछ बोले भी नहीं, खाना भी नहीं खाए और बस जाके सो गए। मुझे कुछ याद नहीं है। अमित और कमला आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रूपा दरवाजा खटखटाती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रूपा को देखकर अमित के पसीने छूटने लगते हैं। आइए अंदर आइए, आइए। इस मोहल्ले में मैं नहीं हूँ। भैया कल मुझसे पैसे लिए बिना ही वहाँ से चले गए। कोई बात नहीं। क्या हुआ था जी? आपके इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? गर्मी बहुत ज्यादा है ना, शायद इसलिए। हाँ हाँ। रूपा पैसे देकर चली जाती है। अमित और कमला आपस में बात करने लगते हैं। आपकी तबीयत ठीक है ना? तुम उस लड़की से दूर रहना, इसी में हमारी भलाई है। अरे ये क्या बोल रहे हैं जी आप? अमित काम करने चला जाता है। कमला रूपा से मिलने जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ? हाँ, मैं सोची तुम नहीं आई हो, अकेले सामान की व्यवस्था नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए चली आई। बहुत अच्छा किया। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमला है। और तुम्हारा? मेरा नाम रूपा है। वैसे भैया बहुत अच्छे हैं, उन्होंने रात में मेरी मदद की थी। रूपा नाम बहुत अच्छा है। किसी चीज की मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। कमला को वहां बहुत अजीब सी गंध महसूस होती है और वो घर आ जाती है। रात हो जाती है। अमित और कमला सो रहे होते हैं। तभी कमला को अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। कमला खिड़की से बाहर झांक के देखती है तो उसे चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल? चुड़ैल? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। उठिए जी, अजी उठिए, देखिए ना बाहर कौन है। चुड़ैल, मुझे पता था यही होगा। अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। क्या पता था आपको? हाँ? कुछ नहीं, चुपचाप सो जाओ। दोनों सो जाते हैं। सुबह उठते ही अमित मोहल्ले के सरदार से बात करने चला जाता है। सरदार के साथ अमित का दोस्त सुमित भी होता है। अमित, क्या बात है? बहुत डरे हुए हो? सरदार जी, हमें कुछ करना होगा। हुआ क्या है? पहले बताओगे तब ना। हमारे मोहल्ले में चुड़ैल रहती है। कल रात मैं और मेरी पत्नी कमला दोनों ने उस चुड़ैल को देखा। चुड़ैल कुछ बोल रही थी? हाँ, बोली रात में जिसे देख लूंगी उसे छोड़ूंगी नहीं। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। अरे हमारे मोहल्ले में कोई चुड़ैल नहीं है। सरदार वहां से चला जाता है। अमित और सुमित आपस में बात करने लगते हैं। अमित, हमारे मोहल्ले में एक नई लड़की आई हुई है, बहुत सुंदर है, वो हमें बहुत पसंद है। सुमित, तुम दूर रहना उस लड़की से। क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वही लड़की चुड़ैल है। तुम भी गजब का मजाक करते हो। मत करो विश्वास मेरी बातों पर, एक दिन पछताओगे। एक दिन सरदार रास्ते में जा रहा था तो सामने से रूपा को आते देख रुक जाता है। तो तुम ही हो नई लड़की? हाँ,
लेकिन आप कौन हो? मैं इस मोहल्ले का सरदार हूँ। अच्छा, तो आप हैं सरदार जी। आपको यहाँ किसी प्रकार की मदद चाहिए तो हमें बता देना। मदद? वो तो तुझे चाहिए होगी आज। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं, आज रात आप मेरे घर आइए खाना खाने। रात हो जाती है। अमित और उसकी पत्नी कमला सो नहीं पाते हैं। उन दोनों को अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी अमित को बाहर सरदार दिखाई देता है। ये सरदार अकेले इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है? होगा कुछ काम, करने दीजिए ना उसे। आज सरदार चुड़ैल के हाथों नहीं बचेगा। तभी रूपा सरदार के पास आती है। अब ये रूपा सरदार के पास क्यों आई है? उसी वक्त रूपा चुड़ैल में बदल जाती है। हे भगवान, रूपा ही चुड़ैल है। कमला छिपकर देख रही होती है। तभी चुड़ैल सरदार का गला पकड़ के हवा में उठा देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आओगे? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। चुड़ैल सरदार का खून चूस चूस के मार देती है। ये सब देख अमित और कमला बहुत डर जाते हैं। सुबह दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अब हम लोगों का क्या होगा? ये रूपा ऐसे ही हम सबको एक एक करके मार देगी जी। अब भगवान ही बचाएगा हम सबको। हम लोग ना इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं आज कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। कल हम लोग इस मोहल्ले को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे। अमित काम के लिए चला जाता है। कमला घर में अकेली होती है। तभी रूपा वहां आती है। मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है, क्या थोड़ी सी चीनी मिलेगी? आज ये चुड़ैल मुझे मार देगी, मेरा खून पी जाएगी। दीदी, दीदी, किस सोच में पड़ गई आप? कुछ नहीं रूपा। हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ी चीनी चाहिए थी। हाँ, अभी लाती हूँ। हाँ, अभी लाती हूँ। कमला रूपा को चीनी दे देती है। रूपा चली जाती है। रात बहुत हो जाती है। अमित ऑटो लेकर घर जा रहा होता है। आज भी बहुत रात हो गई। उस चुड़ैल के हाथों में मैं पड़ गया तो जिंदा नहीं बचूंगा। तभी अमित को सुमित दिखाई देता है। अमित ऑटो रोक देता है। अमित कुछ बोलना चाहता है, उससे पहले अमित को रूपा दिख जाती है। हे भगवान, ये तो चुड़ैल रूपा है। आज ये मेरे दोस्त सुमित को नहीं छोड़ेगी। मैंने सुमित को मना किया था, उसने मेरी बात नहीं सुनी। कुछ भी हो, इससे मुझे बचाना पड़ेगा। अमित दोनों के पीछे जाने लगता है। तभी अमित को दोनों की बातें सुनाई देती है और अमित छिप के सुनने लगता है। रूपा, तुम बहुत सुंदर हो। सुंदर? और मैं? ये कहकर रूपा चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल! अब कैसी लगी मैं तुझे? हाँ? हूँ ना सुंदर? हूँ ना सुंदर? मुझे छोड़ दो, बचाओ, बचाओ! अमित कुछ कर पाता उससे पहले ही चुड़ैल सुमित का गला तोड़ देती है और उसका खून पीने लगती है। अमित ये सब देखकर डर के मारे जल्दी से ऑटो लेकर घर चला जाता है। क्या हुआ जी? इतनी देर कहाँ कर दी? हाँ? और इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो आप? कमला, उस चुड़ैल ने सुमित को मेरे सामने मार दिया। मैं वहीं था, सब देख रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। क्या? सुमित को मार दिया चुड़ैल ने? हाँ, अब इस चुड़ैल का कुछ करना होगा।
नहीं तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैं एक बाबा को जानती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अमित और कमला सुबह होते ही बाबा के पास चले जाते हैं और बाबा को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। बेटा, हम तुम्हारे दोस्तों को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस चुड़ैल को हम छोड़ेंगे नहीं। अब एक भी जान नहीं जाएगी। बाबा, कृपया कुछ कीजिए। इसका समाधान है, हम जो बोलेंगे बस तुम लोग उतना करके रखना। हम कल तुम्हारे घर आएंगे। आप बताइए, हमें क्या करना होगा? बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके रखना और किसी को मत बताना कि ये सब हमने तुमसे कहा है करने को। अमित कमला घर वापस आ जाते हैं। जैसे बाबा ने बताया होता है वैसे ही अमित बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके रख देता है। शाम हो जाती है, फिर बाबा वहां आते हैं। नमस्कार बाबा। सदा खुश रहो बेटे। लकड़ियों का इंतजाम हो गया? जी बाबा, हो गया। रात हो जाती है, बाबा पूजा करने लगते हैं। तभी रूपा चुड़ैल बनकर बाहर आती है। किसकी इतनी हिम्मत, जिसने मुझे बुलाया? आज मैं उसका खून पी जाऊंगी। मेरी हिम्मत हुई। आज तेरा आखिरी दिन है, तो बता तेरी कोई आखिरी इच्छा? हाँ, तेरा खून पीना है। अमित, लकड़ियों में आग लगाओ। अमित लकड़ियों में आग लगा देता है। बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल जैसे ही बाबा को मारने की कोशिश करती है, बाबा चुड़ैल को आग में धक्का दे देते हैं और चुड़ैल आग में जलकर मर जाती है। अब ये चुड़ैल खत्म हो गई, दोबारा वापस कभी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। उस दिन के बाद चुड़ैल दोबारा कभी नहीं आई। अमित और कमला खुशी खुशी रहने लगे। सोहन, रश्मि, अमित और सिमरन साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं। चारों में बहुत गहरी दोस्ती होती है और चारों हमेशा साथ में ही रहते हैं। पूरे कॉलेज में चारों की दोस्ती के बारे में चर्चा होती है। कुछ ही दिनों में एनुअल फंक्शन आने वाला है, इस बार तो धमाल मचा देंगे। याद है पिछली बार हमने कितनी मस्ती की थी? फेस्ट की तैयारी करना, दोस्तों के साथ कॉलेज घूमना और ढेर सारी फोटो खींचना। एनुअल फेस्ट हमेशा ढेर सारी यादें लेकर आता है। चारों जोर शोर से एनुअल फेस्ट की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन इस बार एनुअल फेस्ट इनके कॉलेज में ना होकर दूसरे शहर में हो रहा होता है, जिसके लिए सभी को कॉलेज की तरफ से दूसरे शहर में ले जाया जाता है। वाह, कितना सुंदर कॉलेज है। मैंने आज तक इतना बड़ा कॉलेज कभी नहीं देखा। कितना मजा आएगा। हाँ, सही कहा तुमने। यहाँ पर सारी प्रतियोगिता में हमारा कॉलेज ही जीतेगा। चारों उसी कॉलेज में रुकते हैं और अपने अपने परफॉर्मेंस की तैयारी में लग जाते हैं। चारों मिलकर एक ड्रामा परफॉर्म कर रहे थे, जिसके लिए अगले दिन से उन्हें प्रैक्टिस के लिए जाना होता था। अरे यार, इतना बड़ा कॉलेज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें ड्रामा रूम कौन सा होगा। चलो किसी से जाकर पूछते हैं। ये अमित और सोहन कहाँ रह गए? तुम चिंता मत करो, वो भी आ जाएंगे। सिमरन और रश्मि ड्रामा रूम ढूंढने जाती हैं, लेकिन उन्हें आसपास कहीं ड्रामा रूम नहीं मिलता है। तभी जाकर वो एक कमरे के पास रुकती हैं। उस कमरे के ऊपर ड्रामा रूम लिखा होता है, लेकिन वहाँ ताला लगा होता है। ड्रामा रूम तो यही है, लेकिन यहाँ ताला क्यों लगा हुआ है? क्या पता। और इस कमरे की हालत देखकर लगता है मानो ये बहुत सालों से बंद पड़ा होगा। सिमरन और रश्मि खिड़की पे लगे शीशे से कमरे के अंदर झांकती हैं।
वहाँ कई सारे मैनीक्वींस पड़े थे और ड्रामा के लिए कॉस्ट्यूम भी थे, लेकिन उस रूम की हालत देखकर लग रहा था जैसे कई सालों से वो बंद पड़ा है। तभी कमरे के अंदर से अचानक एक मैनीक्वीन आकर खिड़की पर गिरती है। रश्मि और सिमरन देखकर डर जाती हैं। ये कमरा तो बंद है, लेकिन ये मैनीक्वीन अपने आप कैसे गिर गई? मैं तो पूरी तरह डर गई थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और रश्मि सिमरन को डांटने लगता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं कि ये ड्रामा रूम कई सालों से बंद है? यहाँ कोई भी ड्रामा प्रैक्टिस नहीं होता है। हमें नहीं पता था, हम इस कॉलेज में नए आए हैं। क्या आप हमें ड्रामा रूम का पता बता सकते हैं? फर्स्ट फ्लोर, चौथा कमरा। आज के बाद तुम दोनों यहाँ भटकना भी नहीं चाहिए। तुम्हें पता नहीं ये कमरा कितना खतरनाक है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है आपका? इस कमरे में अदृश्य राज छुपा है जिसे कोई कभी नहीं देख सकता। इस कमरे की वजह से कई लोगों की जान गई है। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो तुम दोनों यहाँ पर फिर कभी आने की हिम्मत मत करना। रश्मि और सिमरन वहाँ से डरकर भाग जाती हैं और ड्रामा रूम में आकर अमित और सोहन को सारी बात बताती हैं। दोनों इन बातों को मजाक समझकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम दोनों ना किसी की भी बात सुनकर डर जाती हो। वो कोई स्टूडेंट होगा जो तुम दोनों को डराने के लिए ये सब बोल रहा होगा। हाँ, शायद तुम्हारी बात सच हो। अमित और सोहन उस ड्रामा रूम में जाने का प्लान बनाते हैं। रश्मि और अंजलि मना करती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो किसी की नहीं सुनते और बिना किसी को बताए रात में उस ड्रामा रूम में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर कोई ताला लगा हुआ नहीं होता है। दोनों अंदर जाकर देखते हैं, वहां पर कई सारे नाटक के कपड़े, जेवर मौजूद थे। लड़कियां भी ना, कौन सा भूत है यहाँ पर? लड़कियां खुद भी डर जाती हैं और हमें भी डरा देती हैं। अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूमकर सभी कुछ देखने लगते हैं। तभी उन्हें लगता है कि उसके पीछे से कोई पार हुआ। अमित पलट कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। तभी वहां पर एक मैनीक्वीन अपना सर हिलाने लगती है। ये मैनीक्वीन अपने आप अपना सर कैसे हिलाने लगी? शायद कोई चूहा वगैरह होगा। तभी वो कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहां पर घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगती है। अचानक लाइट भी कट जाती है और सारी मैनीक्वींस अपने आप हिलने लगती हैं। ये देखकर अमित और सोहन बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। ये अपने आप क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। तभी वहां पर कोई अमित का पैर पकड़कर ले जाने लगता है। अमित डर जाता है और वो खुद को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति अमित को अपनी तरफ खींच रही थी। अचानक एक मैनीक्वीन चलते हुए वहां पर आ जाती है और अमित का पैर पकड़कर उल्टा लटका देती है। ये क्या हो रहा है? मैं अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गया? अचानक अमित के हाथ पैर कोई मरोड़ कर तोड़ देता है। अमित दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है और वो तड़पने लगता है। ऐसा लगता है मानो जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पर अपना कब्जा कर लेती हो। तड़पते तड़पते अमित की मौत हो जाती है। अमित, अरे यार, अगर तुम्हारा ये कोई मजाक है तो मुझे बहुत डर लग रहा है अमित। तभी अमित के पीछे एक खूंखार राक्षस की तरह दिखने वाला मैनीक्वीन खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और गर्दन पर हाथ डालकर उसका गर्दन दबाने लगता है। सोहन कोट को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होता है। सोहन दर्द के मारे चीखने लगता है। कौन है? छोड़ दो मुझे। अमित, अमित कहाँ हो तुम? वो मैनीक्वीन सोहन की गर्दन पकड़कर मरोड़ देता है। सोहन की आंखें बाहर आ जाती हैं, उसके मुंह से खून बाहर आने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन सिमरन और रश्मि सोहन और अमित का परफॉर्मेंस के लिए इंतजार कर रही होती हैं। कहीं रात को ये दोनों ड्रामा रूम में तो नहीं चले गए? हमें वहाँ जाकर देखना पड़ेगा।
रश्मि और सिमरन ड्रामा रूम के पास जाती हैं, लेकिन वहां पर ताला लगा होता है। दोनों खिड़की से अंदर झांकती हैं, लेकिन वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता। अब हम परफॉर्म कैसे करेंगे? ऐसे तो हमारा कॉलेज हार जाएगा। हाँ, सही कहा तुमने। इन दोनों का कुछ अता पता नहीं है। रश्मि और सिमरन अमित और सोहन को बहुत ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो दोनों नहीं मिलते। रात हो जाती है, तभी सिमरन को अमित की आवाज सुनाई देने लगती है। लड़कियां भी ना, कौन सा भूत है यहाँ पर? सुना तुमने? अमित की आवाज आ रही है। वो हमें बुला रहा है। मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। सिमरन उस आवाज के पीछे जाने लगती है। रश्मि भी सिमरन के साथ साथ जाती है। वो दोनों उसी ड्रामा रूम के पास पहुंच जाते हैं। इस बार ड्रामा रूम का ताला खुला हुआ था। दोनों ड्रामा रूम के अंदर घुस जाती हैं। अमित, कहाँ हो तुम? हमें आवाज दो। आवाज यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी उस ड्रामा रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। रश्मि और सिमरन डर जाती हैं। तभी वहाँ के सारे मैनीक्वींस हिलने लगते हैं और हंसने लगती हैं। ये क्या हो रहा है सिमरन? ये कोई अदृश्य शक्ति लगती है। दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं होता है। तभी वो खतरनाक मैनीक्वीन रश्मि के पास आकर उसका सर पकड़कर दीवार पर पटक देती है। दीवार पर सर लगते ही पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और रश्मि की मौत हो जाती है। रश्मि का शरीर नीचे गिर पड़ता है और उसका सर दीवार पर चिपक कर रह जाता है। कौन हो तुम और सभी को इतनी बेरहमी से क्यों मार रही हो? तभी कोई रश्मि का पैर पकड़कर उसे ले जाने लगता है और एक बड़े से बक्से में उसको डालकर बंद कर देता है। सिमरन बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज बाहर नहीं सुन पा रहा था। उस बक्से में बंद सिमरन की मौत हो जाती है। मनीष सरकारी नौकरी करता है। सालों बाद मनीष को नौकरी से छुट्टी मिलती है, इसलिए वो घूमने के लिए आजमगढ़ पहुंच गया। मनीष इस जगह से अनजान था। कितने साल बाद आज मौका मिला है मुझे घूमने का। ये छुट्टी मैं वसूल करूंगा, बहुत मजे करूंगा। तभी मनीष ने सामने टंगा एक बोर्ड देखा। मनीष ने गांव के अंदर कदम रखा। ये गांव तो बहुत ही सुनसान है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ। बड़ी अजीब बात है ये। थोड़ी हवा चलती है। मनीष की आंखों में कुछ चला जाता है। उसे कोई चुड़ैल दिखती है और फिर वो गायब हो जाती है। मनीष डर जाता है। कौन है? कोई है यहाँ? तभी मनीष को कोई पीछे से धक्का देता है। देखो, मैं एक सरकारी नौकरी करता हूँ। मुझे कुछ हुआ ना तो तुम जो भी हो मुसीबत में आ जाओगे। मेरे सामने आओ। मनीष चुड़ैल को देख अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो दाहिनी ओर जाता है तो चुड़ैल वहां खड़ी हो जाती है और बाईं ओर जाता है तो चुड़ैल वहां आ जाती है। जहां जहां मनीष भागता, चुड़ैल वहीं आ जाती है। तू ही बोल रहा था ना, सामने आ तो मैं आ गई। अभी डर के भाग क्यों रहा है? मुझे जाने दो। तू तो पढ़ा लिखा दिखाई देता है। तुझे बाहर लिखा हुआ बोर्ड दिखाई नहीं दिया क्या? पढ़े लिखे लोगों का आना मना है, तो तू क्यों आया? माफ कर दो। तेरे जैसे लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया। पर मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ। तेरे ही जैसा था मुकेश। कौन मुकेश? मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद मैं अकेली पड़ गई। मेरे पास सब कुछ था, बड़ी हवेली,
बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत सारे पैसे, सोना चांदी, सब कुछ। बस एक ही कमी थी, मैं अनपढ़ थी। रानी जी, मेरे पिताजी राजा जी का सारा हिसाब किताब संभालते थे। उस दुर्घटना में अपने माताजी पिताजी के साथ मेरे बाबा की भी मृत्यु हो गई। हाँ हाँ, हम जानते हैं मुकेश। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? पिताजी के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं कैसे अपनी जिंदगी गुजारूंगा? अगर आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दे सकते तो बहुत अच्छा होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम यही हमारे घर के छोटे मोटे काम कर लिया करो। मुकेश हमेशा रानी जी के साथ रहा करता था, घर के छोटे मोटे काम किया करता था। एक दिन रानी जी हिसाब किताब की किताबें लेकर चिंतित बैठी थी। तभी मुकेश उनके पास आया। रानी जी, आप बहुत चिंतित दिख रही है। कोई परेशानी है क्या? हाँ मुकेश, मेरे पास बेशुमार दौलत है, सब कुछ है, पर मैं अनपढ़ हूँ। मेरे पिताजी ने लाख कोशिश की मुझे पढ़ाने की, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। काश थोड़ा पढ़ लिख लेती। अब इन सब को संभाल नहीं पा रही। हिसाब किताब मेरे बस की बात नहीं है मुकेश। बस इतनी सी बात? रानी जी, मेरे पिताजी आपके पिताजी का हिसाब किताब संभालते थे, और अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं आपका ये काम अवश्य कर सकता हूँ। तुमने तो मेरी उलझन ही सुलझा दी मुकेश। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम आज से ही इन किताबों का भार संभाल लो। जब से मेरी जिंदगी में मुकेश आया था, मानो मेरी चिंता दूर हो गई हो, और मुकेश हमेशा मेरे आसपास रहता था। मुझे वो पसंद भी आने लगा था। रानी जी, ये कुछ कागज हैं। आपका अंगूठा चाहिए। मैं ये कागज पढ़ दूं? नहीं मुकेश, कोई जरूरत नहीं। मुझे तुम पर यकीन है। बोलो, कहाँ अंगूठा लगाना है? मैं मुकेश की हर बात मान लेती थी। जहाँ मुकेश अंगूठा लगाने को बोलता था, मैं लगा देती थी। मैंने तो मुकेश और मेरी शादी के सपने तक संजो रखे थे, पर उस दिन कुछ लोग आए। कौन हो तुम लोग? जरा रुकिए, ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो मेरी हवेली में? कौन हो? हम ये हवेली खरीदने आए हैं। हवेली के मालिक ने हमें बुलाया है। क्या? नहीं, हमने ये हवेली बेची नहीं है, और मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। अरे, पर इन कागजात पर तो मुकेश का नाम है। मुकेश ने सब कुछ अपने नाम पर कर लिया, मुझे धोखा देकर, और मेरा सब कुछ छीन गया। मुकेश ने हवेली से धक्का मारकर मुझे निकाल दिया। मैं पुलिस के पास गई, कोर्ट भी गई। महलों में रहने वाली मैं सड़कों पर आ गई, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने खुद अपनी जान दे दी। उस दिन से मैं चुड़ैल बन गई, और मैंने एक एक कर सबको मार दिया। पर मुकेश मेरे हाथों से बच गया। पर मैं मुकेश नहीं हूँ, मुझे जाने दो। मुझे पता है तू मुकेश नहीं है, पर उसी का खून है। तेरे बाप का नाम मुकेश है ना? पिताजी की गलती की सजा मुझे मत दो, प्लीज। मनीष वहां से भागने लगता है। तभी जोर से आंधी आती है। मनीष कुछ देख नहीं पाता है। चुड़ैल मनीष को हवा में उठाकर पटक देती है। चुड़ैल ने मनीष की गर्दन धड़ से अलग कर दी, और उसका सिर गांव के बाहर टंगे बोर्ड पर अटका दिया।
इस गांव में पढ़े लिखों का आना मना है। कलकत्ता में एक से बढ़कर एक म्यूजिशियंस पाए जाते हैं। माना जाता है कि कलकत्ता संगीत की भूमि है। जहां शहरों में गिटार पियानो का क्रेज है, वहीं आज भी कलकत्ता में शास्त्रीय संगीत के वादन बजाए जाते हैं, जैसे कि वीणा। वर्षा सालों से शास्त्रीय संगीत सीख रही थी। वो वीणा तो इतनी मधुर बजाया करती थी कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। एक दिन वर्षा को एक चिट्ठी मिलती है। नमस्कार वर्षा जी, मैं मोहन हूँ, एक वीणा वादक। मैं आपसे प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। अगर आप इस प्रतियोगिता में जीत गई तो मैं आपके नाम अपना घर कर दूंगा। उम्मीद है आप जरूर आएंगी। ऐसा कैसा लेटर आया है आज? ये कोई मूर्ख व्यक्ति है लगता है। वर्षा हैरान तो थी, पर उसे अपनी कला पर अभिमान था। उसने सोचा, एक प्रतियोगिता में भाग लेने में क्या ही जाएगा। चिट्ठी पर एक पता लिखा था। वर्षा को जिस पते पर बुलाया गया था, वो कोई साधारण घर नहीं था। वो एक बहुत ही मशहूर वीणा कलाकार का घर था। पर अब इस घर से लोग डरते हैं। इस घर में अजीबोगरीब चीजें होती है। कहा जाता है कि मोहन का भूत अभी भी इसी घर में रहता है। इस बात से अनजान अगले दिन वर्षा उस पते पर पहुंची तो गेट के बाहर एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। वर्षा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गेट के अंदर चली गई। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा अपने आप खुल गया। ये कैसे हुआ? और तभी वर्षा को किसी ने अंदर पुकारा। वर्षा जी, आ जाइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। घर के भीतर पहले से ही 2 वीणा रखी हुई थी। एक के पास मोहन बैठा हुआ था। लगता है आप तो बिल्कुल तैयार हैं। बरसों से तैयारी कर रहा हूँ। भालो भालो, आपने कंपटीशन में अपना घर क्यों दांव पर लगाया है? पर वर्षा जी, मेरी जिंदगी बस मेरी कला ही है। अगर मेरी कला के सामने मैं अपना सब कुछ भी हार दूं, तो मुझे गम नहीं। पहली बार किसी को अपनी कला के लिए इतना पागल देखा है। ये तो पागलपन की शुरुआत है। चलिए प्रतियोगिता करते हैं। ठीक है। वर्षा को लग रहा था मोहन कोई सनकी वीणा वादक है। हमेशा की तरह वर्षा ने वीणा को प्रणाम किया और शुरू हो गई। वर्षा ने एक बहुत ही मधुर धुन बजाई। जैसी ही वो रुकी, मोहन शुरू हो गया और ऐसे ही शुरू हो गई दोनों के बीच की जुगलबंदी। ये काफी देर तक चलता रहा। वर्षा अपनी कला में निपुण थी और मोहन भी। दोनों में से कोई हार नहीं मान रहा था। वर्षा वीणा बजाए जा रही थी और वो अभी धुन में मग्न थी। मोहन रुक गया। वर्षा को लगा जैसे मोहन ने हार मान ली। कोई मुझसे बेहतर वीणा बजा ही नहीं सकता। मोहन के हाव भाव बदल गए और उसका रूप बहुत ही डरावना बन गया। वो भूत बन गया। तुझे क्या लगा तू मुझसे बेहतर वीणा बजा सकती है? आज के बाद तू कभी वीणा नहीं बजा सकती। मोहन ने अपने दोनों हाथों से वर्षा के कानों पर जोर से मारा। वर्षा के दोनों कानों से खून निकलने लगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। और उसके बाद मोहन ने एक तलवार से वर्षा के दोनों हाथ काट दिए। वर्षा को वहीं तड़पता हुआ छोड़कर मोहन का भूत गायब हो गया। वर्षा अस्पताल में थी। उसके साथ क्या हुआ किसी को समझ नहीं आ रहा था। उसका बड़ा भाई मुकुंद
हैरान था कि वर्षा उस वीरान जगह में कैसे पहुंची। मुकुंद जब घर पहुंचा तो उसे मोहन की वो चिट्ठी मिली। वो समझ गया कि मोहन ने चिट्ठी के जरिए वर्षा को अपने घर बुलाया था। अगले दिन मुकुंद भी मोहन के घर के पास पहुंचा, पर जब वो भीतर जाने वाला था उसे एक आदमी ने रोक लिया। रुक जा, अंदर मत जा। पर क्यों? अंदर गया तो मारा जाएगा। कौन हो तुम? मुझे रोक क्यों रहे हो? तेरी सलामती के लिए। अगर जिंदगी से प्यार है तो लौट जा वापस। वो बाबा गेट के सामने बनी एक झोपड़ी में चला गया और मुकुंद उसके पीछे पीछे गया। मुकुंद उस बाबा के पास गया। कल मेरी बहन यहाँ आई थी और आज उसके हाथ कटे हुए हैं और वो बहरी हो चुकी है। किसने किया उसके साथ ये सब? ये उसी का काम है, मोहन मेरा एक लौता बेटा था। मोहन को एक ही चीज का जुनून था, बस वीणा बजाने का। वो दिन रात अपने संगीत की साधना करता रहता था। वीणा की ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं थी जो मोहन ने ना जीती हो। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ वीणा वादक समझता था, लेकिन एक प्रतियोगिता में उसका मुकाबला एक 10 वर्ष के बच्चे के साथ हुआ। ये बच्चा सुन नहीं पाता था, पर सरस्वती माँ की कृपा थी बच्चे पर। उसकी वीणा का फन अप्रतिम था। उस छोटे बच्चे से हार गया। वो अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाया और दिन ब दिन घुटने लगा। वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। पिताजी, मैं कैसे हार सकता हूँ? कोई बात नहीं मोहन, तू और कोशिश कर, तू जरूर जीतेगा बेटा। नहीं, मैं हार नहीं सकता, ये गलत है। मोहन ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वो दिन रात उसी कमरे में रहता था और एक रात मोहन ने अपने आप को फांसी लगा ली। उस दिन के बाद से मोहन का भूत अच्छे वीणा वादकों को घर बुलाकर उनसे प्रतियोगिता करता है और जब कोई उससे बेहतर वीणा बजा ले तो उनके हाथ भी काट देता है और बहरा भी बना देता है। मैं कई सालों से इसी घर के बाहर चौकीदारी कर रहा हूँ। कई लोगों को भगा चुका हूँ, पर शायद तुम्हारी बहन को नहीं बचा पाया। बहुत कोशिशों के बाद भी मोहन की आत्मा को शांति नहीं मिल रही। मुकुंद ने मोहन के घर में कदम नहीं रखा। वो वापस लौट गया। घर आकर मुकुंद सोच रहा था कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मोहन का भूत वीणा वादकों की जान लेना छोड़ दे। मुकुंद ने रुद्र को ईमेल किया और अपनी सारी परेशानी बताई। मुकुंद चाहता था कि रुद्र उसके साथ मोहन के घर जाए और मोहन के भूत का अंत करे। रुद्र सारी घटनाएं सुनकर तैयार हो गया। मुकुंद ने मंदिर में एक यज्ञ करवाकर एक वीणा को देवी माँ की शक्ति से सिद्ध करवा लिया और ये वीणा लेकर मुकुंद और रुद्र मोहन के घर पहुंचे। रुद्र को देखते ही मोहन ने उससे पहचान लिया। मोहन गुस्से में था। सुना है आपको वीणा की प्रतियोगिता करवानी है और जो जीतेगा उसे आप अपना घर दे देंगे इनाम में। हाँ, और तुम्हें लगता है ये मुझे हराएगा? अब रुद्र है तो सर्वश्रेष्ठ वीणा वादक, देखते हैं। मुकुंद ने रुद्र के सामने वो मंत्रों से सिद्ध वीणा रख दी। बगल में मोहन भी अपनी वीणा बजाने बैठ गया। कुछ देर तक दोनों की जुगलबंदी चल रही थी। फिर अचानक मोहन रुक गया। कोई मुझसे बेहतर वीणा बजा ही नहीं सकता। मोहन के हाव भाव बदल गए और उसका रूप बहुत ही डरावना बन गया। वो भूत बन गया। पर तभी मुकुंद ने फुर्ती से रुद्र की वीणा मोहन के हाथों में फेंक दी। वीणा को छूते ही मोहन के भूत को झटके लगने लगे। वो भूत तड़पने लगा। आज तक बहुत कलाकारों के हाथ काटे हैं तुमने, पर अब बस, अब तुम किसी को कुछ नहीं कर पाओगे। तड़पते तड़पते मोहन का भूत उस वीणा में समा गया और फिर मोहन ने उस वीणा को लाल कपड़े से ढक दिया। मोहन का भूत अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में
मोहन को मुक्ति मिल गई। उस वीणा को गंगा के घाट पर जलाकर उसके अवशेष मुकुंद ने गंगा जल में बहा दिए। कुछ समय पहले की बात है। चंद्रनगर नाम का एक गांव था जहां मनोज अपनी पत्नी मीना के साथ रहा करता था। उनका बेटा हितेंद्र शहर में पढ़ाई कर रहा था, पर छुट्टियों में वो अपने दोस्त राजू के साथ गांव चला गया। मम्मी पापा कैसे हो आप? मम्मी पापा? शहर जाकर ज्यादा अंग्रेजी आ गई है क्या? माँ और पिताजी नहीं बोला जा रहा है? माँ और पिताजी नमस्ते, इससे मिलिए, ये मेरा दोस्त रवि है, इसे अपना गांव दिखाने लाया हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो, तुम लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं माँ, चाय वाय बाद में पियेंगे, पहले मैं और रवि गांव दर्शन करेंगे। अरे नाश्ता तो कर लो। नहीं नहीं नहीं, मेरी बाइक कहाँ है? हितेंद्र ने अपनी बाइक निकालकर साफ की और जाने के लिए तैयार हो गया। तभी मनोज ने उसे अपने पास बुलाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो बोला, पूरा गांव घूमना, सब देखना, लेकिन गलती से भी पूर्वी जंगल की तरफ मत जाना। क्यों अंकल? क्योंकि वहां वो रहती है। कौन? शैतानी बुढ़िया। शैतानी बुढ़िया? वो शैतानी करती है क्या? बेटा उसका मजाक मत बना, वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उधर नहीं जाऊंगा। हितेंद्र बाइक स्टार्ट करता है और दोनों गांव देखने निकल पड़ते हैं। यार ये गांव तो बड़ा ही प्यारा है, कितना शांत और साफ सुथरा है। हाँ, यही तो मैं तुझे दिखाने लाया था। शहर की भाग दौड़ से दूर ये गांव मेरे दिल के करीब है, और लोग भी बड़े सीधे साधे लगते हैं। हाँ सो तो है, तभी तो शैतानी बुढ़िया जैसी चीजों को मानते हैं। तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखता है और पास आता है। बेटा तुम गांव घूम रहे हो, बस एक बात का ध्यान रखना, उधर उस जंगल की तरफ मत जाना। अंकल ऐसा क्या है वहाँ? वहाँ शैतानी बुढ़िया का साया है, वहाँ जो भी गया वो लौट कर नहीं आया। कहीं वहाँ कोई पार्टी तो नहीं चल रही है कि जो गया मस्त होकर वहीं रह गया? क्या बोल रहे हो बेटा? अरे ये मजाक कर रहा है, हम लोग उधर नहीं जाएंगे, चल हितेंद्र। हितेंद्र फिर बाइक चलाना शुरू करता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। तूने सच कहा था यार, ये गांव वाले सच में बहुत अंधविश्वासी हैं। हाँ भाई, और उस बुढ़िया की तो बात ही मत कर, कितनी फिल्मी कहानी बना रखी है सबने। मुझे तो लगता है कि हमें उस जंगल को देखना चाहिए। बिल्कुल, बचपन से मैं सुनता आया हूँ, लेकिन कभी जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब तो हम जाएंगे। सबकी चेतावनियों को ताक पर रखकर हितेंद्र और रवि उस जंगल की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाने लगे, रास्ता घना और सुनसान होता चला गया। तेज हवा चल रही थी, सारे पेड़ हिल रहे थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो हवा उन्हें नहीं लग रही थी। यार इस जंगल में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा लग रहा है। जंगल में सन्नाटा नहीं तो क्या तुझे बारात मिलेगी? नहीं, मेरा मतलब इस जंगल में कुछ निगेटिव सा फील हो रहा है। हितेंद्र तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था और तभी अचानक सामने एक नहर आ जाती है। ओए सामने देख, नहर! अरे ये अचानक से नहर कहां से आ गई? अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं था। हितेंद्र बाइक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है और दोनों नहर में गिर जाते हैं। यार बचा मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे निकाल इस नहर से, मैं मर जाऊंगा। अरे बस 1 मिनट रुक, मैं बाहर आ जाऊं, अभी तुझे भी निकालता हूं, तू साइड में आने की कोशिश कर। अरे मुझे बाहर निकाल, मैं सच में मर जाऊंगा, जल्दी कर। ला रवि, अपना हाथ मुझे दे, जल्दी। रवि हितेंद्र का हाथ पकड़ता है, लेकिन अचानक वो वापस पानी में डूबने लगता है और हाथ छूट जाता है। हितेंद्र उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रवि का हाथ बार बार छूट रहा था। रवि को ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींच रहा है। हितेंद्र, कोई मेरा पैर पकड़कर मुझे नीचे खींच रहा है। अरे कुछ नहीं है, तुझे बस डर लग रहा है। अचानक एक ही झटके में
रवि का शरीर पानी के अंदर चला जाता है, जैसे किसी ने उसे अंदर खींच लिया हो। हितेंद्र घबरा जाता है, पर अगले ही पल रवि दोबारा हांफता हुआ ऊपर आ जाता है और इस बार हितेंद्र उसे बाहर खींच लेता है। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, पर यार मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा था। हाँ, वो पानी में ऐसा ही लगता है। दोनों चैन की सांस लेते हैं, पर तभी हितेंद्र की नजर उसकी बाइक पर पड़ती है, जो नहर में डूब रही होती है। अरे मेरी बाइक, मुझे इसे बचाना होगा। वो तुरंत नहर के किनारे जाता है और बाइक को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक धीरे धीरे पानी में समा जाती है। छोड़ दे यार, बाइक गई। अब हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। हाँ चल, निकलते हैं यहाँ से। दोनों दौड़ने लगते हैं, तभी उन्हें अचानक से एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो क्या था? पता नहीं, तू बस जल्दी चल, हमें घर वापस पहुंचना है। दोनों जंगल के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ एक जैसे पेड़ और एक जैसे रास्ते दिखाई दे रहे थे। हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? ये कैसी जगह है? कहीं वो सब सच तो नहीं कह रहे थे कि यहाँ शैतानी बुढ़िया रहती है? तभी वहां की तेज हवाएं अजीबोगरीब आवाजें करने लगती है और हर कदम पर दोनों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हितेंद्र, मुझे लग रहा है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। प्लीज ऐसी बातें मत कर, मुझे पहले से ही डर लग रहा है। हितेंद्र और रवि घबराकर चारों तरफ देखने लगते हैं। पेड़ और रास्ते सभी एक जैसे दिखाई दे रहे थे। हितेंद्र थक हार कर अपने पिता मनोज को फोन करता है। पिताजी, मैं और रवि हम लोग जंगल में फंस गए हैं। जंगल से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा और बाइक भी नहर में गिर गई है। मैंने तुझे मना किया था कि उस जंगल में मत जाना, पर तू है कि मानता नहीं। और किस नहर की बात कर रहा है तू? इस गांव के आसपास या उस जंगल में दूर दूर तक कोई नहर नहीं है। क्या? अरे पिताजी, बाइक सच में नहर में गिर गई है और रवि भी डूबते डूबते बचा है। ये सब उस बुढ़िया की माया होगी। तू रुक, हम तुम दोनों को लेने आ रहे हैं, बस तू उस बुढ़िया से बचकर रहना। फोन कट जाता है। हितेंद्र और रवि को समझ में नहीं आता कि उन्होंने जो देखा क्या वो झूठ था या फिर सच। वो चारों ओर देखने लगते हैं और तभी पास में एक पेड़ के पास कुछ हलचल होती है। हितेंद्र, वो देख, कुछ हिल रहा है। ये तो सांप है। अगर ये बुढ़िया वाली बात सच है तो इस सांप से बचकर रहना होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि ये काली शक्तियां सांप के रूप में आती हैं। वो बड़ा सा सांप पेड़ों के पीछे से निकल रहा था और उसे देखकर उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। तभी वो सांप एक पेड़ के पीछे जाता है और वहां से एक खूबसूरत लड़की सामने आती है। इच्छाधारी नागिन? ये इच्छाधारी नागिन है हितेंद्र। सांप सच में दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन उन दोनों को यकीन नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़की जंगल में कैसे आ सकती है। अरे मैं कोई नागिन नहीं हूँ, यकीन करो, मैं भी तुम लोगों की तरह यहाँ फंसी हुई हूँ। ये जंगल बहुत अजीब है, कोई रास्ता ही नहीं मिलता बाहर जाने का। तुम यहाँ कैसे फंसी? मैं भी जंगल देखने आई थी और अब रास्ता नहीं मिल रहा। तुम लोगों ने भी देखा होगा, हर तरफ वही पेड़ और वही रास्ते, बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। उन दोनों को पूरा यकीन तो नहीं था, पर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब वो तीनों मिलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर जितना ही वो कोशिश करते हैं उतना ही वो गहरे जंगल में फंसते जाते हैं। ये क्या हो रहा है? हम बार बार उसी जगह पर क्यों वापस आ जा रहे हैं? यार, तू मुझे कहाँ लेकर आ गया? मैंने तुझे मना किया था। झूठे कहीं के, अब फंस गए तो कह रहा है कि मैंने मना किया था। पहले तो बड़ा एक्साइटेड था यहाँ आने के लिए। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी धुंध फैलने लगती है। सामने से मनोज आता दिखाई देता है। वो लोग चैन की सांस लेते हैं। आप आ गए? हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आ गए। चलो। थैंक गॉड अंकल, आप आ गए। ये मेरे पापा नहीं हो सकते। उन्हें तो पापा कहलवाना पसंद ही नहीं है। ये जरूर उस बुढ़िया की माया है।
उस नहर की तरह। उसके इतना कहते ही मनोज एक काले साए में बदल गया और गायब हो गया। हे भगवान, यहाँ क्या सच है और क्या झूठ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लगता है हमारी मौत यहाँ लिखी हुई है। वो तीनों जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते, हर तरफ वही पेड़ और वही रास्ते दिखाई देते। हर कदम के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। हितेंद्र की हथेलियां पसीने से भीग गई और तभी रवि चिल्लाया, मैं अब और नहीं झेल सकता। ये लड़की ही सब कुछ कर रही है। ये वही बुढ़िया है। मैं? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों ऐसा करूंगी? झूठ बोल रही है। ये वही शैतानी बुढ़िया है। बस करो तुम दोनों, झगड़ने से कुछ नहीं होगा। तुझे याद है रवि, हम बचपन में ऐसे ही एक पार्क में खो गए थे, तो वहां से भी तो निकल गए थे ना? हाँ, मुझे याद है, पर वो बात अलग थी यार। ये मायावी जंगल है। ये सुनकर हितेंद्र की आंखें बड़ी हो गई। वो चिल्लाया, ये तू नहीं हो सकता रवि। तू कौन है? सच बता, क्योंकि रवि मेरा बचपन का दोस्त है ही नहीं। वो तो मुझे कॉलेज में मिला था। तो तू आखिर समझ ही गया। रवि की आंखों में अचानक से एक खतरनाक लाल चमक उभरी और उसका चेहरा डरावना हो गया। वो खतरनाक शैतानी बुढ़िया में बदल गया। तुम्हारा दोस्त तो उसी समय मेरी मायावी नहर में डूबकर मर गया था, और अब तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि कोई यहाँ से बचकर नहीं जाता। हे भगवान, अब तक हम इस बुढ़िया के साथ टहल रहे थे। तुमने रवि को मार दिया। और अब तुम्हारी बारी है। नए शिकार आ गए। बुढ़िया अचानक उस पर झपट पड़ती है। हितेंद्र ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया ने एक ही झटके में हितेंद्र की गर्दन तोड़ दी। ये मंजर देखकर उस लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस बुढ़िया ने उसे अपनी चोटी में लपेट लिया और उसका गला घोंट दिया। दूसरी तरफ हितेंद्र के पिता मनोज और कुछ गांव वाले जंगल में उनकी तलाश कर रहे थे, और वो आखिर उस जगह पर पहुंचे जहां पर उन दोनों की लाश पड़ी थी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।